जिस दिन से वो 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल आता क्यों है? दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जब आप लिखते हैं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए, मैं संबित पात्रा की तरफ मेरा इशारा है। लोग बखूबी जानते हैं कि जब कभी भी गोदी मीडिया पर, किसी न्यूज़ चैनल पर अगर किसी राजनेता को या किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी मेंबर को अगर बुलाया जाता है और ख़ास करके अगर वो मुस्लिम हो, तो उससे इस तरह का सवाल तो ज़रूर ही किया जाता है जिससे कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे या फिर उसको गुस्सा आए। अब जब उसको गुस्सा आएगा तो जाहिर सी बात है कि बहस छिड़ेगी, और जब बहस छिड़ गई तो समझ लीजिए टीआरपी तो ऑटोमेटिक उनको मिल ही जाएगी। टीआरपी के लिए सारा खेल होता है। तो सारे गोदी मीडिया वाले सभी लोग जानते हैं कि वो जो सवाल कर रहे हैं ये पूछना योग्य नहीं है, बल्कि इस सवाल का जवाब उनको भी अच्छे तरीके से पता है, लेकिन वो अपने चैनल के टीआरपी के लिए और कुछ पार्टियों की चमचागिरी भी उनको करनी ही होती है, तो इस बिना पर वो अपने आप को खामोश नहीं रख पाते। कोई भी अगर पॉलिटिकल मेंबर उनकी डिबेट में अगर ऐसा आ जाए जो कि मुस्लिम हो, तो उससे इस तरह के सवालात तो होते ही हैं। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ी सूझबूझ के साथ में, बड़ी सलाहियत के साथ में उन सवालों का जवाब भी दिया, और इस डिबेट को चलाने वाले एंकर साहब को भी बहुत अच्छे तरीके से धोया। मेरे 2 सवाल हैं आपसे इमरान जी। पहला सवाल ये है कि संभल का मसला बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश में, तो उस पर आपकी पार्टी और आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि मामला अदालत के बाहर निपटाया जाना चाहिए? आपका पहला सवाल है कि संभल के मुद्दे पे आपका क्या कहना? यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, हम किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हट के एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि संभल के मुद्दे का हल कैसे होना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो 5 नौजवान मारे गए उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि चर्चा जो है ये हो रही है कि आज पुलिस प्रशासन ने ये बयान दिया, आज ये दिया। जिस दिन से वो 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं बहुत भावुक हूं। क्या किसी ने एक संवेदना का शब्द, सत्ता में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने एक संवेदना का शब्द बोला है? 5 लाशें उठी हैं। इधर 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद में भाषण दे रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था, और 162 किलोमीटर दूर संसद से संभल में 5 जनाजे एक साथ उठ रहे थे। छोड़ दीजिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे, विजुअल है इस बात के ना कि पुलिस गोली चला रही थी। मैं भी यहां बैठ के बात कह रहा हूं। अगर पुलिस ये कहती है कि वो पत्थर मार रहे थे, तो उन लड़कों को किसने मारा उसका विजुअल आपके पास कहां है? पुलिस जो नैरेटिव बना दे, डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ के लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, है ना? इमरान साहब, बीजेपी कह रही है, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे हैरत है, ये निकल आया, वो निकल आया। यहां आज भी, कल भी संसद में संविधान पे बहस हो रही है और वहां बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं करेगा इस पे, मीडिया भी बात नहीं करेगी, राजनीतिक दल भी बात नहीं करेंगे। कितना, मतलब मैं एक बतौर इंसान, एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं सवाल पूछता हूं, सत्ता क्यों चुप है? संवेदना के एक शब्द भी क्यों नहीं? हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी गए, जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को क्या अब यह भी अधिकार नहीं रह गया है कि वो जाकर के पीड़ितों से मिल सके? मुझे देश से पूछना है, क्यों नहीं मिलने देंगे? क्या छुपाना चाहते हैं? अच्छा, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, वो पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाह रहे थे। यहाँ पर बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक लाइन नहीं ले रही, वो ये नहीं बता रही कि आखिर वो है किसके साथ। भाजपा किसके साथ है? सवाल मेरा है। सरकार किसके साथ है? नहीं, वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम मंदिर के साथ। हाथ रख करके कसम खाने वाले लोग किसके साथ खड़े हैं? संविधान के साथ, या किसी धर्म के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जाति के साथ, किसी मजहब के साथ? इंसान के साथ क्यों नहीं? पीड़ितों के साथ क्यों नहीं? योगी जी कह रहे हैं खुलकर कि अगर वहां पर विष्णु का 10वां अवतार होगा तो हम वहां पर उसी के साथ हैं। अवतार हो, उससे किसको इनकार हो सकता है?
भगवान का अस्तित्व सब स्वीकार करते हैं, लेकिन इंसान का अस्तित्व भी तो स्वीकार करिए सत्ताधीश महोदय। क्या उन्हें कलाम साहब नहीं चाहिए? क्या उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहिए? क्या उन्हें होमी जहांगीर भाभा नहीं चाहिए? कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? नहीं, कलाम साहब का नाम किसने कलाम प्रपोज किया? साहब भी उसी समुदाय से आते मैं हैं आपसे जिनको यही पूछ रहा लेकर के आप जो हूं, भाषण कलाम देते साहब हैं। का नाम किसने प्रपोज किया था? हम आप कह रहे एक हैं- मिनट आगे, एक मिनट जी। क्या नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं मिला? क्या सरदार पटेल की स्टैचू नहीं बनी? निशांत जी, आपको लगता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का मैं अंतर? नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा आपको हूं। अंतर नहीं। आपने कहा ना किसने नाम प्रपोज किया था? नाम प्रपोज किया था उस दौर में अटल बिहारी आपको लगता है कि यह भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है? आपको लगता है? समाजवादी भी अगर आपको लगता है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है। नहीं, ये तो हम सेलेक्टिव होके देख रहे हैं। उस समय फाउंडेशन कैसे डाली गई और कैसी थी, वहां जाने के लिए आपको 70 साल 75 साल पीछे चलना पड़ेगा निशांत भाई। आप यहां खड़े होकर के ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैं अवध क्षेत्र का हूं, प्रतापगढ़ का। अवधी के एक बहुत बड़े कवि थे आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी। उनकी 4 पंक्तियां हैं कि कुछ न बोली पोल खोली डोली जाई का करी, मतलब बोलूं न बोलूं या हट जाऊं। कुछ न बोली पोल खोली डोली जाई का करी, इनके जफड़ी मां कसत इज्जत बचाई का करी। और पूत, पूत मतलब बेटा, पूत जो पूछे बमक के बाप से तू का कहा, मतलब तुमने क्या किया, तो वो बेचारा हाथ मल के रह न जाई का करी। बाप जो है वो हाथ मल के रह नहीं जाएगा तो क्या करेगा कि कैसे बनाया, मतलब ये कर दिया। तो हम अपने कभी कभी जैसे मेरे पिताजी से मेरे अगर मतभेद हो तो मैं अगर उनसे कहूं कि जो है मतलब मैं जैसे पिताजी ने जो घर बनाया था, मैं नया घर बनाने जा रहा हूं, मेरे पास अभी कोई उस तरह का घर नहीं। पिताजी का जो घर है, मैं जाता हूं तो बहुत सारे अनकंफर्टेबल होता हूं, बहुत सारी चीजें, अच्छा वॉशरूम नहीं है, अच्छे से खिड़कियां नहीं लगी, अच्छा दरवाजा नहीं लगा है, तो मैं क्या करूं? पिताजी से कहूं कि आपने जिंदगी में क्या किया? कम से कम वो एक घर तो बना के उन्होंने दिया, एक छत तो दी मुझे ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना आजाद ने, बाबा साहब ने, लेकिन सबने एक छत देश को एक लेकिन फाउंडेशन 14 दिया। आज आप कह रहे हैं कि ये गलती थी, वो गलती थी। दरअसल आप अपने पुरखों को गाली दे रहे हैं और ये परंपरा गलत है। बीजेपी यही सवाल कह रही है बार बार कि 14 महीने में ही छत बदलनी पड़ गई, 14 महीने में ही पहली बार में चेंजेस आने शुरू हो गए। नहीं, अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं कि पूरा छत बदल दिया। अमेंडमेंट का मतलब है कि आपने ठीक है खिड़कियां कहीं खूबसूरत लगा दी, आपने निकलने का एक दरवाजा और लगा दिया, आपने एक वॉशरूम बना दिया। छत बदलने की बात तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सहिष्णुता के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ संविधान को आगे लेकर के नेहरू जी बढ़े हैं ना, आज के ये लोग अच्छा वो पुरानी देखिए, मैं सदन में इस बार बोला नहीं। 2014 याद है आपको, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में आए थे, तो सर आप लोगों को याद होगा उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। फिर 10 साल के अंदर उन्होंने संसद ही बदल दी। इस बार संविधान को माथा टेका है। अगर संविधान को खतरा नहीं है तो मुझे खुल के बताए भाजपा ना, लल्लू सिंह पर, ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, अरुण गोविल पर क्या कार्रवाई किया? खुल के कह रहे थे ना कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? उनका काउंटर यहां पर यह आता है कि संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी हुई थी, संविधान खतरे में था जब 84 हुआ था, उसको लेकर तब संविधान खतरे में था। आप उसको कैसे भूल जाए? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने एक गलती की थी, अपने एक पीए या पीएस जो भी रहे हो, यशपाल जी उनका आप सब जानते होंगे, मेरी उम्र कम है, उनका इस्तेमाल किया था, उस बुनियाद पर उनकी सदस्यता खत्म कर दीजिए गई। यहां तो भाजपा पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री जी को तो एक सेकंड मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। मैं ये जो अघोषित इमरजेंसी है, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। और इंदिरा जी का साहस देखिए, कांग्रेस पार्टी का साहस देखिए, माफी मांगी ना, ये कहा कि हाँ ठीक है गलती हुई थी। राहुल गांधी जी ने कहा, प्रियंका जी ने कहा, भाजपा कभी कहती है कि हमने जो अघोषित आपातकाल लगाया, जो इस पे माफी मांग रहे हैं। पार्टी मौलिक अधिकार छीन ले, उसके पास कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कहने का कि संविधान खतरे में। जिसने इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की वकालत की लड़ाई लड़ी और दिया, तब तो नेहरू जी के सामने मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद था नहीं था ना। फिर भी नेहरू जी ने क्या क्या बड़ा दिल रहा होगा नेहरू जी का, कभी सोचिए ना आप। मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं एक कार्यक्रम में गया कोलकाता में, मैंने वहां पर शिक्षा को लेकर के लंबी बातचीत की। मैं अपने हर कार्यक्रम में यह काम करता हूं। मेरा एक शेर है कि इस तरह हौसले आजमाया करो
मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैं ये शेर पढ़ते पढ़ते एक भूमिका बना रहा था और भूमिका में मैंने कहा कि अगर समाज में सम्मान पाना चाहते हो, मेरे अपने समाज के ज्यादा लोग वहां बैठे थे, तो मैंने कहा आइए ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम सुधारिए, सिस्टम पे कब्जा करिए। एक तथाकथित चैनल ने यह शब्द उठाया कि इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि सिस्टम पे कब्जा करिए। अब जब हम कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पे कब्जा करो, कोई नेता ये कहता है, तो भैया वो राजनीतिक रूप से सक्षम होने की बात कर रहा है, लेकिन मीडिया इसको एक नया नैरेटिव दे देगा और लोग उसके खेल में फंस जाते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली यहां पर कि सिस्टम का हिस्सा बनिए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, लेकिन फिर आपके कुछ ऐसे शेर आते हैं या कुछ आपके ऐसे शब्द आते हैं, अभी आपने बाकायदगी का जिक्र किया, उसको लेकर फिर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको सुनाता हूं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, हमें तो कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? आप जिस आस्था को मानते हैं निशांत भाई, आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, आप अपनी आस्था से क्यों समझौता करेंगे? किसी को नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो। सुन लीजिए, भारत का संविधान कहता है कि आपसे सवाल ये है, एक मिनट इमरान साहब, अपनी मेरा सवाल सुन लीजिए, जो मेरा सवाल आस्था है उसको मानने का मेरा हक है। सवाल, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल आता क्यों है? दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। यह सवाल क्यों आता है कि आपको देश ज्यादा पसंद है या इस्लाम पसंद है, या देश ज्यादा पसंद है या संविधान तो धर्म के आधार पर नहीं कहता है। अगर कोई मुझे पूछे कि आपके वालिद आपको में लिखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, आपकी मां आपको नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा है, तो धर्मनिरपेक्ष आप मेरे सामने अभी पूजा करिए, भजन गाइए, मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं, आप मेरा सम्मान करिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है, गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप मेरा धर्म मानने लगे, मैं आपका धर्म मानने लगूं। हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यह है सेकुलरिज्म। अमित शाह जी ने भी सदन के अंदर बोला, बीजेपी कहती है कि शरीयत को मानना है तो पूरा माना जाए, मुसलमान सेविंग्स अकाउंट ना खोलें, लोन ना लें, बैंक में नौकरी ना करें। वो कहते हैं कि शरीयत के क्रिमिनल लॉ को भी माने, चोरी करने पर हाथ काट दें, बलात्कार पर सिर कलम कर दें। गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप संविधान को मानते हैं तो पूरा माने, आधा अधूरा मत माने। देश के मुसलमानों को भी संवैधानिक तरीके से अपना नागरिक मान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या आपने सवाल के जवाब में सवाल दे दिया। क्यों नहीं करूंगा सवाल के जवाब में? लेकिन अगर ये फैक्ट है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? देश का गृह मंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? राज्य का मुख्यमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? आपको प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री सब धर्मों के लगते हैं, सब धर्मों के लिए समानता की बात करते हैं। मेरा सवाल है, करते हैं? देखिए ये बात वो एक मिनट इमरान साहब, एक साहब कभी उनसे पलट के पूछते हैं, आप गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि जब आप खड़े होकर के आपका एक मुख्यमंत्री असम का जिस तरह की, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं वो उन्हीं, हिंदू कोड बिल नहीं है इस देश में सिखों के लिए अलग से, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने उसको ऐसा बनाया कि उसमें कोई भी स्पेशल अधिकार नहीं मिलता। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, कुछ भी हो आप बाकी जाके कांग्रेस पे यार, क्योंकि आपको मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के वोट मांगना है, इसलिए आपको मुसलमानों को टारगेट करना है। मुझे पता है आप मस्जिदों के नीचे भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको बुरा कहना है। ठीक है, कहिए, धीरे धीरे जनता समझदार होगी, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे और आप खड़े होकर के मोहब्बत की बात करना शुरू करिए, लोग कहेंगे पागल है क्या यार ये। अच्छा इमरान साहब, इस दौर में मोहब्बत की बात कर रहा है, नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इमरान साहब, अगला शेर नहीं मिसरा सुना रहा हूं और आप इसको पूरा मुकम्मल करिएगा। ये बताइए कि कवि का इशारा किस तरफ है जब आप लिखते हैं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए? मैं संबित पात्रा की तरफ मेरा इशारा है।
उन्होंने बताया था ना पूरा TV शेर चैनल पे। ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, पूरा शेर तो पढ़ दीजिए। नहीं मतलब अब उन पर बस एक ही मिसरा याद रखने का मन करता है, उसके बाद भुला दिया मैंने, क्योंकि बाद में मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूं। दोस्तों, आप लोगों ने इस डिबेट को देखा, इस डिबेट के बारे में आप क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।